देखते हैं श्वसन, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन से पहले हम पोषण पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? पहले श्वसन ही पढ़ लेते हैं फिर पोषण पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पोषण में हम पढ़ते हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको डाइजेस्ट करके उसको तोड़ा जाता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, और उस ग्लूकोज को श्वसन के दौरान ऑक्सीजन से तोड़ा जाएगा और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसलिए आपसे पूछेगा श्वसन का परिभाषा बताएं, तो कहिएगा सांस लेने तथा सांस छोड़ने, सांस लेने तथा सांस छोड़ने के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या बोलिएगा? सांस लेने तथा सांस छोड़ने के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन का परिभाषा क्या बताना है? तो बोलिएगा सांस लेने तथा सांस छोड़ने के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। अब सांस लेना प्रश्वास कहलाता है और सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। सांस लेना क्या कहलाता है? प्रश्वास। सांस छोड़ना क्या कहलाता है? श्वास होता है। सांस छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास। सांस लेने तथा छोड़ने के दौरान जो ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेना क्या कहलाता है? प्रश्वास। सांस छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास। और सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान जो ऊर्जा मिलती है उसको श्वसन कहते हैं। सांस लेना प्रश्वास कहलाता है, सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब श्वसन जो होती है, श्वसन एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वैसा श्वसन की वैसी प्रक्रिया, श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, देखते हैं। याद रखिएगा श्वसन के दौरान जो हमें ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा, उस ऊर्जा को स्टोर करते हैं। किस रूप में करते हैं? एटीपी के रूप में। इसीलिए ऊर्जा की मुद्रा यानी करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा क्या होता है? एटीपी। ऊर्जा की मुद्रा को क्या कहते हैं? एटीपी। एटीपी पढ़िएगा, ओटीपी मत पढ़ लीजिएगा। ओटीपी होता है जो मोबाइल में आता है, वन टाइम पासवर्ड। यहां है एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और देखिए ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एटीपी में फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं, तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, यानी कि इसमें फॉस्फेट के कितने अणु होंगे? तो 3 वो होंगे। ठीक, और एटीपी को कहा जाता है कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहा जाता है। सार्वजनिक एटीपी को कहा जाता है। कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं? हम एटीपी को कहते हैं। और पूछेगा कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन
ये किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। पहले बताइए, सांस लेने और छोड़ने के दौरान जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन। सांस लेना, प्रश्वास, सांस छोड़ना, उच्छ्वास। सांस लेना और छोड़ना दोनों को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन। और ऊर्जा की मुद्रा एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी में ट्राई लगा हुआ, यानी कि इसमें फॉस्फेट क्या गो होगा? 3 गो होगा। कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। कोशिकीय ईंधन क्या है? ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन क्या है? ग्लूकोज। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जितने भी बातें बता रहे हैं याद रखिएगा, वो सभी पूछा जाता है। अब आपको अब देखिए, आगे देखिए, श्वसन के दौरान जब ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा के साथ उष्मा भी निकलती है, यानी कि श्वसन जो होता है वो एक प्रकार का उष्माक्षेपी होता है, यानी कि वो उष्मा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अब देखिए, श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। तो बोलेंगे श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन 2 चरण में पूरा होता है। एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। हम अवायवीय पहले क्यों बोले? क्योंकि कोशिकीय श्वसन का प्रथम चरण अवायवीय होता है और दूसरा चरण कौन होता है? वायवीय होता है। पूछा जाएगा कोशिकीय श्वसन का प्रथम चरण तो याद रखिएगा अवायवीय। प्रथम चरण क्या होगा? अवायवीय होगा। और दूसरा चरण यानी कि द्वितीय चरण वायवीय होगा। द्वितीय चरण वायवीय होगा, ये इतना ध्यान रखना है आपको। और अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इसीलिए इसमें ऊर्जा कम बनता है। वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसलिए इसमें ऊर्जा अधिक बनता। पूछेंगे अवायवीय और वायवीय में ऊर्जा किसमें कम बनती है? तो अवायवीय में ऊर्जा कम बनती है और ऊर्जा ज्यादा किसमें बनती है? तो वायवीय में बनती है। श्वसन जिस अंग में होता है उसको हम श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन जिस अंग में होता है उसको श्वसन अंग कहते हैं। तो श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन जिस अंग में होता है उसको श्वसन अंग और श्वसन अंग के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। समझिए, जैसे कंप्यूटर में देखिएगा, पूरा कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस सब मिला के कहता है सिस्टम है। लेकिन ऐसा है कि माउस को कहेंगे ये एक सिस्टम है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इसमें श्वसन के बहुत सारे अंग मिल करके श्वसन तंत्र बनाता है। ठीक, तो एक तरफ हम दे देते हैं जीव और एक तरफ दे देते हैं श्वसन अंग। एक तरफ दे दिए जीव और एक तरफ दे दिए श्वसन अंग, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन पूछता ही है तो आपको याद भी रखना होगा। ठीक, देखिए, ये जो जीव है जिसमें सबसे पहले एक दुर्लभ प्रजाति जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान है, ये जो मानव है, इस मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा।
इस मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। अब बताइए, मानव सांस फेफड़ा से लेता है, नाक से सांस लेता है मानव, तो नाक एक रास्ता है सांस लेने का। असली में जो प्रेशर जनरेट होता है वो कहां से होता है? फेफड़ा से जनरेट होता है। तो यदि फेफड़ा ही नहीं होगा तो प्रेशर ही जनरेट होगा, तो ना ले पाएंगे ना छोड़ पाएंगे। तो नाक एक पैसेज है, रास्ता है, लेकिन सांस लेने और छोड़ने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। इसीलिए मानव का श्वसन अंग क्या कहलाएगा? फेफड़ा कहलाएगा। और पक्षी, मानव एक स्तनधारी है, या हम पक्षी की बात करें तो पक्षी उड़ता है, इसीलिए इसको एवीज कहते हैं। एवीज मतलब आप सुने होंगे, हवाई जहाज जब चलता है ना तो उसको कहा, जब जो हवाई जहाज वाला इंडस्ट्री होता है उसको कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन से रिलेट ही करता है उड़ने वाला चीज, इसीलिए यहाँ पर एवीज लगा हुआ है। एवीज मतलब कौन सी? पक्षी। पक्षी को भी श्वसन अंग के रूप में क्या होता है? फेफड़ा ही होता है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, इस सब में कोई श्वसन अंग नहीं होता, वो विसरण विधि से। किस विधि से? तो विसरण विधि से शोषण करता है। किससे शोषण करेगा? विसरण विधि से शोषण करता है। और याद रखिएगा कि मेढक 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 त्वचा से भी सांस लेता है, मेढक फेफड़ा से भी सांस लेता है। जिस समय मेढक निष्क्रिय या शीत निष्क्रियता, यानी कि जिस समय उसका अनुकूल मौसम में होता है, उस समय जो मेढक होता है वो मिट्टी के अंदर चला जाए। जैसे मान लीजिए गर्मी का खूब मौसम, भयानक गर्मी है, अब मेढक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तब उसको कूल करने के लिए, खुद को ठंडा करने के लिए वो क्या करता है? नमी वाले एरिया में जाता है। ऊपर में तो गर्मी के कारण मिट्टी का नमी सूख गया है, तो नमी कहाँ मिलेगा? मिट्टी के अंदर। वो अंदर चला जाता है और वहीं पर बैठल रहेगा जब तक कि बरसात का मौसम ना आ जाए। तो अंदर चला गया तब अंदर से बाहर नहीं निकलेगा सांस लेने के लिए, उसका त्वचा जो होता है वो मिट्टी का जो हवा अंदर प्रवेश करता है छिद्र से होकर, उसका यूज करता है। मेढक अंदर में रहेगा, वो अनुकूल परिस्थिति जब तक नहीं आ जाती। मेढक का अनुकूल परिस्थिति कब? वर्षा। तो वर्षा पड़ेगा तो उसको कौन कहने जाएगा? बादल ऊपर से गिरे, अब बरसने वाले हैं, निकलो निकलो, तू कहेगा नहीं। तब कैसे समझता है? जब वर्षा पड़ता है ना तो वो वाइब्रेशन फील करता है मेढक कि नहीं अब वर्षा हो रहा है, अब अपना पारी आ रहा है। तो एक दिन वर्षा हो गया, 4 दिन तक बरसे ना होगा तो अगर ना ठग रहा है, अभी ना मानसून आएगा तो रोज धमधम धमधम देते रहेगा बारिश, तब जाके हम समझेंगे कि बारिश आ गया। जब मानसून गिरेगा तो रोज बारिश होने लगेगा, तो वो वाइब्रेशन भी फील करेगा, और मिट्टी जब उसके स्किन पर, मिट्टी जब नमी अंदर जाने लगेगा तो उसके स्किन पर जब जाएगा तो उसको लगेगा कि ना बरसात का मौसम आ गया, पानी ही पानी। तब सब बाहर निकलेगा, एकदम खूब खुशी मनाता, हल्ला गुल्ला करे, इधर हम निकले, पूरा हल्ला करेगा मेढक सब, टर टर की आवाज निकलेगा। तो हम लोगों की इधर कहावत भी है कि यदि मेढक खूब जोर जोर से बोल रहा है तो वर्षा खूब होगा। अरे भाई, वर्षा खूब हो रहा है इसीलिए मेढक निकल के खुशी मना रहा है, क्योंकि मेढक के प्रजनन का टाइम आ चुका होता है। और एक नर मेढक को प्रजनन करने के लिए जो होता है वो, अब पता नहीं नर या मादा में से, लेकिन मेढक टर टर की आवाज निकलता है अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए। भाई हम ये हैं, प्रजनन करने के लिए कोई जोड़ा है, इसके लिए तो बरतुआरी लगाइएगा नहीं आप। तो वो जोर जोर से टर टर की आवाज निकालती है। तो मेढक के टर टर की आवाज से क्या पता चलता है कि वर्षा हुई है, तब मेढक की आवाज निकाल रहा है, इन्हें कि मेढक आवाज निकाल रहा है इसलिए वर्षा होगा। इधर तो एक चीज और, एक बच्चा यदि थुर्री पड़ रहा है, एकदम खूब मुंह से थुर्री पड़ रहा है, कहा जाता है वर्षा आ रहा है। नहीं, ऐसा होता तो सब बच्चा को ले जाकर रेगिस्तान में थुर्री पड़वाते उमच के, लो रेगिस्तान हरियाली हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझते हैं? मेढक त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ा से भी सांस लेता है। और इसके पास तो जिस समय ये टेडपॉल रहता है उस समय गिल्स भी होता है। ठीक, आगे देखते हैं। मछली, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स, या इसी को कहते हैं गलफरा। कहीं कहीं पर आपको क्लोम ऑप्शन मिलेगा, क्लोम। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स या गलफरा। जितने भी कीट वर्ग होगा, जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा, उसका जो श्वसन अंग है उसका नाम है ट्रेकिया।
या श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली। ठीक, उसके बाद एक और याद रखिएगा, जीवाणु। जीवाणु का जो श्वसन है उसका नाम है मीसोसोम। मीसो सुनते लड़कियों के दिमाग में अलग से खुशी लहर जाता है। मीसो वास्तविक में ये जो मीसोसोम है वो जीवाणु का श्वसन है। वो आपका शॉपिंग करने वाला ई कॉमर्स कंपनी है। ऐसे मीसो को कर लिख देना कि फीमेल ई कॉमर्स, क्योंकि मीसो से ज्यादा महिला के दिमाग में ये निकलता है कि मैं डोपामीन निकलने लगता है कि मैं अपना ही जिक्र हो रहा है। जीवाणु का श्वसन अंग क्या होगा? मीसोसोम होता है। अब देखते हैं श्वसन अंग तो पढ़ ली, और हमको पढ़ना है मानव का श्वसन अंग फेफड़ा। तो फेफड़ा श्वसन अंग जो इतना, उसके अंदर बहुत सारे अंग और भी होते हैं जिसको पढ़ना। अभी सिर्फ फेफड़ा के अंदर के सभी अंगों के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बारे में एक एक करके आगे बताएंगे। फेफड़ा का फिगर भी परीक्षा में पूछा भी था। तो सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले इसका थुथुर बनाइए। बना देना है। उसके बाद क्योंकि सांस लेने वाली चीज है तो यहां से देना होगा, दे दिए। यहां से 2 को खटाल निकालिए, निकल गया। फिर इस तरह से इसको करिए, ये हो जाए तब इसको इस तरह से ऊपर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं, यहां से इस तरह से ले जाइए और इस तरह से करके इसका फेफड़ा मुंह में घुस गया। तो उस हिसाब से हम, क्योंकि नीचे जाएगा फिर आपको दिखेगा भी नहीं, इसलिए हम कर ही नहीं सोचिएगा फेफड़ा चढ़ गया है ऊपर। ये जो लंग्स है, इस लंग्स में ये जो फेफड़ा, इसके अंदर जो अंग है उसके नाम भी आपको याद रखना होगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम रहता है, तो हम एक तरफ से बताते हैं। नाक में छिद्र होता है ना, उसको कहते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के पीछे में होता है नासिका वेश्म, इसी को कहते हैं नासिका कपाट। कपार में बोलिएगा, कपाट। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट। यहां से शुरू होता है ट्रेकिया, जिसको हम कहते हैं श्वास नली। श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली से 2 डंठल निकलते हुए दिख रहा है, इसको कहते हैं श्वसनी। श्वास नली, श्वसनी, इसी को ब्रोंकाई भी कहा जाता है। और यहां से भी इस तरह से ब्रांच निकला हुआ होता है, इस ब्रांच को कहते हैं श्वसनिका। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? श्वसनिका। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका। तो ये हो जाएगा नासिका छिद्र, नासिका कपाट, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका। और इसमें एगो इस तरह से लगा होता है, सब में जितना भी ब्रांच है श्वसनिका के, सब में इस तरह से लगा होता है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, यानी कि वायु कोष्टिका। जो भी हम सांस लेते हैं सारा हवा यहीं पर भरा हुआ रहता है, वायु कोष्टिका में। ठीक, ये अंग का नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं, एक फिगर बनाइएगा तो बिना नाम का आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जब फेफड़ा बना फिगर बनाइएगा तो इसका नाम भी दर्शाना होगा। और फेफड़ा के नीचे में एक मांस वाला एक गुंबद नुमा संरचना बनी होती है, जो फेफड़ा को अपलिफ्ट करता है। यानी कि जब सांस लीजिएगा तो फेफड़ा फूलेगा, तो गुंबद, ये जो गुंबद जैसी संरचना है ये नीचे जाएगा। और ये मांस का है, तो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर पुश मारेगा, ऊपर पुश मारेगा तो सारा सांस क्या हो जाएगा? बाहर। तो सांस लेने और सांस छोड़वाने में जो मदद करता है वो गुंबद नुमा मांसपेशी का जो संरचना होता है उसका नाम है डायफ्राम। ठीक, इतना चीजें हैं। इसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, एक से एक हमको लगता है 3 वीडियो मिनिमम मैक्सिमम जितना भी हो बनेगा, उसके बाद सेशन आपका खत्म। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।